बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार 8 साल पुराने वाहनों पर टैक्स लगाने की तैयारी में है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 8 साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। फिटनेस प्रमाण पत्र दिए जाने के वक्त इस टैक्स का भुगतान करना होगा। फिलहाल इस संबंध में औपचारिक रूप से अधिसूचना जारी करने से पहले इस प्रस्ताव को राज्यों को परामर्श के लिए भेजा जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स रोड टैक्स के 10 से 25 की दर से लगेगा। 15 साल के बाद पंजीकरण प्रमाणन के नवीनीकरण के समय पर्सनल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन वाहनों मसलन सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने ग्रीन टैक्स के फायदे गिनाए हैं। सरकार की दलील है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गाड़ियों से लोगों को दूर रखने के मकसद से यह टैक्स लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही लोगों को ऐसे वाहन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा जो कम प्रदूषण पैदा करते हैं। ग्रीन टैक्स से प्रदूषण का स्तर कम करने में मदद मिलेगी। चुनाव आयोग की टीम गणतंत्र दिवस के बाद चुनाव तैयारियों का जायजा लेने तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के दौरे पर जाएगी। ये जानकारी सोमवार को यहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। अरोड़ा ने यहां 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, आयोग की टीम 4 दिनों के दौरे पर असम और पश्चिम बंगाल गई थी। 26 जनवरी के बाद हम तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के दौरे पर जाएंगे। 4 राज्यों और पुडुचेरी में विधानसभा का कार्यक्रम मई और जून में समाप्त हो रहा है और चुनाव अप्रैल-मई में होने वाले हैं। अरोड़ा ने सुरक्षित चुनाव कराने की आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया है। 2021 में चुनाव तैयारियों के बीच सीईसी ने महामारी के दौरान चुनाव प्रबंधन को पुनर्भाषित करने के महत्व पर जोर दिया। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिल गई है। इसी को लेकर दिल्ली की सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है। किसानों को कुछ निश्चित रूट पर एंट्री की इजाजत मिली है। इन सब के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को कृषि कानून समझाने की कोशिश की। तोमर ने कहा कि सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 6 सालों में किसान की आमदनी बढ़ाने, खेती को नई तकनीक से जुड़ने के लिए कई तरह की योजनाएं और प्रयास किए गए हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने इस बीच एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि तय रूट पर ट्रैक्टर परेड की इजाजत होगी और भड़काऊ भाषण और हथियार की मनाही है। अगर ऐसा होता है तो फिर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। इसके पीछे भारत सरकार की और प्रधानमंत्री जी की बहुत साफ नीयत है, लेकिन मुझे दुख है कि कुछ किसान संगठन हैं जिसमें विशेष रूप से पंजाब के लोग ज़्यादा हैं। उन लोगों को इन कानूनों पर ऐतराज़ भी है और हमने उस ऐतराज़ का सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक पद्धति से किसान संगठनों के साथ लगातार वार्ता भी की है। एक के बाद एक प्रस्ताव भी दिए हैं, लेकिन जब 11 दौर की बातचीत में प्रावधान अनुसार चर्चा नहीं हो पाने कि हम जब पार्लियामेंट सेशन बैठने जा रहा है उस सेशन के दौरान बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। ये प्रोग्राम जारी रहेंगे, लेकिन 1 तारीख सोमवार को हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, संसद कूच करेंगे। बजट उस दिन पेश किया जाएगा और इसके अलावा पूरी तैयारियों से पूरे देश के जो लोग हैं वो जैसे ट्रैक्टर लेके आए हैं यहाँ रुकेंगे, वो लोग नहीं जाएंगे और भी लोग आएंगे। जो रूट रहेगा वो सिंघू बॉर्डर
से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, DTU, शाहबाद डेयरी, बरवाला विलेज, पूट खुर्द विलेज, हंजावला टी पॉइंट, कंजावला चौक, कुतुबगढ़, औचंदी बॉर्डर, ये वाले रूट से होती हुई रैली जो है जाएगी। इसमें जो डाइवर्जन पॉइंट्स हैं मैं उसका थोड़ा जिक्र करूंगी। इसमें जो ट्रैफिक हमारा NH 44 GT की रोड की तरफ जाता है वो डाइवर्ट होगा सिंघू शनि मंदिर से, अशोक फार्म। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड को केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। आजादी के बाद किसानों की इतनी बड़ी रैली नहीं निकली है। ट्रैक्टर परेड में ज्यादा लोग आएंगे और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे। देखिए, कल पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और ये उन लोगों को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानियाँ की, उसकी वजह से हम आज़ाद हुए और गणतंत्र मनाया हमने। मेरा परिवार भी आज़ादी की लड़ाई में रहा, मेरे दादा और मेरे पिताजी भी। तो आज ये दिन बड़ा हमारे लिए अभिमान का है, बड़ा वो उसको खुशी से मनाना चाहिए। तो पूरा देश मना रहा है और किसान भी जिन 60 दिन उनको आंदोलन में बैठे हो गए, इतनी सर्दी में बैठे हैं, आज कल अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। तो ये ट्रैक्टर रैली जो है एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा और जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं उससे ज़्यादा इसमें ट्रैक्टर और किसान आएंगे, क्योंकि जो 60 दिन से उनका आंदोलन चला है उस जिस तरीके से शांति से, संयम से, अहिंसा से जो आंदोलन किया है, ये एक जन आंदोलन बदल चुका है। और कल भी मेरा किसान भाइयों से यही है कि संयम, अनुशासन, शांति, अहिंसा का रास्ता जो अपना है वो सबसे बड़ी आंदोलन की ताकत होती है। उसको अपनाते हुए जो है जीत निश्चित जो है किसानों की होगी। नहीं, डर की बात नहीं। कल सारे जो है किसान जो हैं यहाँ दिल्ली आ रहे हैं और वो तो उनका अपना कार्यक्रम है, लेकिन कोई भी हिंसक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम तो अहिंसा, गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया है, कोई भी अगर आंदोलन कामयाब होना है तो अहिंसा सबसे बड़ी ताकत होती है। और ये जो 60 दिन से जो ये आंदोलन चल रहा है, अहिंसक, शांति और संयम जो किसान ने दिखाया है, ये उनको जीत निश्चित कराएगा। केंद्र से क्या अपील करते हैं आप? मैं आग्रह करता हूँ केंद्र से, गणतंत्र दिवस है, जन आंदोलन बन चुका है, इसको तीनों कानून जो है कल वापस लें ताकि किसान यहाँ से खुशी खुशी जाएं, अपने घर लौटें और अपने काम। पश्चिम बंगाल में नेताओं के बीच जुबानी जंग के बाद नारों की लड़ाई शुरू हो गई है। बंगाल में बीजेपी के जय श्री राम के नारे का जवाब ममता बनर्जी ने भी नारे से ही दिया है। पश्चिम बंगाल के हुगली में आज एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने हरे कृष्णा हरे राम विदा हो बीजेपी वाम का नारा दिया। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी जब बोलने के लिए आई तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। इससे नाराज ममता बनर्जी ने सरकारी कार्यक्रम में अपमान का आरोप लगाते हुए भाषण देने से मना कर दिया। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली के दौरान कहा, अगर आप घर में निमंत्रण करते हैं तो अपमान करेंगे क्या? नेताजी के समारोह में गई थी, कुछ उग्र लोगों ने मुझे अराजकता की बंदूक दिखाई तो मैं भी संदूक दिखाऊंगी। अगर नेताजी के नारे लगाते तो अलग बात थी। इससे पहले भी महापुरुषों को लेकर कई गलतियां की हैं। सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी तीनों भाई हैं, जगाई, मधाई और गदाई। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। लालू की ओर से उनके अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने जवाब हाईकोर्ट में दाखिल किया। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद लालू की जेल में रहने की अवधि की पूरी रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार मामले में 42 महीने 23 दिन जेल में बिताए हैं, जो कि सजा की आधी हफ्ती होती है। ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।
हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के 50 वर्ष सोमवार को पूरे हो गए। इस अवसर पर हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह शिमला के रिज मैदान पर मनाया गया। समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ध्वजारोहण किया और खुली जीप में रिज मैदान पर परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। राज्यपाल समेत सभी अतिथियों ने अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंच से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि विरोध करने के बावजूद इंदिरा गांधी ने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। अनुराग ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल की बहुत सी योजनाएं गिनाई। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य दिवस के 50 साल स्वर्णिम जयंती के रूप में मना रहा है। कार्यक्रम तय समय से थोड़ा देरी से शुरू हुआ। 11:30 बजे प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल नहीं हुए। उनका वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश वह कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। और सफल कार्यक्रम रहा और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में भी जो हमारे 51 इवेंट्स का हमने जिक्र किया वो भी सफल है। विश्वास है कि आपके सहयोग से जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, नई छलांग लगाएगा विकास की। और ये जो हमारे 51 साल पूरे होने पर, जो 50 इयर्स पूरे होने पर और 51वें साल में जो प्रवेश हुआ है और 51 साल की दृष्टि से जो कार्यक्रम लिए हैं, उसको अमली जामा पहनाने का काम जयराम ठाकुर जी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और अभी तक जो उन्होंने काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। हिमाचल प्रदेश की जनता को उनके साथ समरसता रखते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए और हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छे कार्यक्रम किए हैं, उनको मैं पूर्ण बधाई देता हूं। और पार्टी पूरे सहयोग के साथ हिमाचल के विकास में लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है जो कि अपनी डेटा सेंटर नीति लेकर आया है। इसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो कुछ निर्णय लिए गए हैं, प्रमुख निर्णय लिए गए, वो आप लोगों के बीच में मैं रखने का प्रयास करूंगा। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश के अंदर एक क्रांति आई है, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति। और कोविड के बाद देखा गया कि डाटा सेंटर भारत के अंदर हो, न ही विदेश के अंदर हो, इसके लिए अन्य प्रयोग भी किए जा रहे हैं और केंद्र भी बड़ा प्रोत्साहन देती है। लेकिन आज तक किसी भी प्रदेश ने अपनी डाटा सेंटर नीति नहीं बनाई है। आज उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनता है देश के अंदर जो अपनी डाटा सेंटर नीति लेकर आ रहा है, जिसका अनुमोदन आज कैबिनेट ने दिया है। इसके अंदर जो विदेश के निवेशक हैं उनको भी आने में आसानी होगी, जो देश के अंदर हैं उनको भी सहूलियत मिलेगी और ये एक प्रकार से उत्तर भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनने जा रहा है। इस डाटा सेंटर के अंदर जो कैपेसिटी जो बनाई जाएगी वो 250 मेगावाट का डाटा सेंटर होएगा, जिसके अंदर लगभग 20,000 करोड़ का निवेश आने की संभावना है। खराब मौसम के कारण यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज नोएडा का प्रस्तावित दौरा रद्द हो गया। सीएम योगी नोएडा में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे थे। दौरा रद्द होने के बाद वे वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। वर्चुअली ही उन्होंने योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। यूपी दिवस यानी 25 जनवरी को जो सौगात नोएडा को मिली है, उनमें शहीद भगत सिंह पार्क,
बायोडायवर्सिटी पार्क, इंडोर स्टेडियम, शूटिंग रेंज, सेक्टर 3 में पार्क के नीचे और सेक्टर 16A फिल्म सिटी पार्किंग का शुभारंभ हुआ। ये परियोजनाएं 415 करोड़ की लागत से तैयार की जा रही हैं। इनका शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा जा रहे थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। कितना व्यापक परिवर्तन पहले से ही प्रदेश के अंदर था, कितनी व्यापक संभावनाएं थी, कभी हमने इसको पहचानने का प्रयास नहीं किया। याद रखना, औद्योगिक विकास के लिए परंपरागत उद्यम के क्लस्टर जहां पर मौजूद होते हैं, बड़ा निवेश वहां पर उतनी सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली है कि हमारे सभी 75 जनपदों में कुछ न कुछ संभावनाएं पहले से मौजूद हैं और उन्हीं संभावनाओं को हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना के माध्यम से प्रारंभ किया है। इन योजनाओं ने प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक पहचान तो दी है। इन सभी परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए जो हमारे हस्तशिल्प, इन्हें केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से जुड़ने का एक आधार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि किसी नाबालिग को बिना स्किन टू स्किन कांटेक्ट के छूना पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन शोषण की श्रेणी में नहीं आएगा। हाईकोर्ट के इस फैसले की चौतरफा निंदा हो रही है। शिवसेना नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मामले पर और किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत ही दुखदाई ये जजमेंट है, वर्डिक्ट है, जहां आप कह देते हैं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ये काम नहीं हुआ है, इस पे सेक्शन 354 लगाकर उनको 1 साल की जेल दे दी है और वो भी एडजस्ट कर देंगे कि जितना समय उन्होंने जेल में बिताया है उससे एडजस्ट करके फिर उनको रिहा कर देंगे। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, क्या इफेक्टिवली हमने पॉक्सो जजमेंट का या पॉक्सो एक्ट को ही खत्म करने का काम नहीं लिया है? क्या कोई भी बच्ची 18 साल के नीचे की उम्मीद करती है कि उनको न्याय मिलेगा? हमने वो इफेक्टिवली खत्म नहीं कर दिया है। जिस तरीके से आपने ये जजमेंट का, अगर आपने जजमेंट पढ़ा होगा, कॉपी पढ़ी है, और मुझे और सुनकर पढ़कर गुस्सा आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि जब तक स्किन टू स्किन टच नहीं होता इसको सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा। एक 12 साल की बच्ची के साथ एक रेप करने की कोशिश हुई है, माँ आ जाती हैं, उनको बचा लेती हैं, जिसकी वजह से आज वो बच्ची बची हुई है, और आप कह दें कि ये तो सेक्सुअल असॉल्ट ही नहीं है, ये सेक्सुअल ऑफेंस ही नहीं है, ये बस छेड़खानी का मामला है। बहुत ही दुखदाई जजमेंट है। और मैंने जो हमारी विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर हैं यशोमती जी, उनसे भी कहा है कि इसको टेकअप करें, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का पूरा संघर्ष चल रहा है और सरकार उस पर किसी तरीके की राउंड पे राउंड बातचीत हो रही है, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी ठंड में किसान दिल्ली बॉर्डर पे हैं और वो बार बार आपसे गुहार कर रहे हैं कि उनकी जो सुनवाई है वो हो। और जिस तरीके से आपने ये लॉज पास किए थे, सबने देखा था, सबने पार्लियामेंट के दृश्य देखे थे, जिस तरीके से राज्यसभा में उसको बुलडोज करके पास किया गया है और कानून बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना इस पर जजमेंट सुनाया, उसने होल्ड रख दिया है। मैं मानती हूं कि फार्मर्स को सही तरीके से उनकी सुनवाई होनी चाहिए और ना कि ये फीलिंग होनी चाहिए कि जो हमने कहा वही सही, जो आप कह रहे हैं आपको ना समझ है, ना कोई सोच है और आपको कोई उकसा रहा है, कोई आपको भड़का रहा है। तो आज जो महाराष्ट्र के भी किसान यहाँ पर आए हैं, वो एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आए हैं कि आज जो सत्ताधारी सरकार है केंद्र में, इस तरीके का अगर अहंकार रखेगी तो अहंकार तोड़ने का काम हमारे किसान भाई बहन का। यूपी के अयोध्या में मस्जिद निर्माण से पहले मिट्टी की जांच हो रही है। जांच के लिए 20 मीटर गहराई तक की मिट्टी के नमूने लिए जाएंगे। मिट्टी के भार, वहन क्षमता, सॉल्ट, नमी समेत सभी तकनीकी बिंदुओं पर प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलने के बाद फाउंडेशन का कार्य शुरू होगा। आपको बता दें कि 26 जनवरी को धन्यपुर में मस्जिद का शिलान्यास होना है। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के बाद सुबह 8:30 बजे मस्जिद का शिलान्यास होगा। मस्जिद का शिलान्यास इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सदस्य करेंगे। फाउंडेशन के 9 सदस्य 9 पौधा रोपित कर शिलान्यास करेंगे।
राम मंदिर पर आक्रमण करके एक विवादित ढांचा बनाया गया, वो मस्जिद नहीं थी, क्योंकि जहां इबादत नहीं होती वो मस्जिद नहीं होती। प्रकाश जावड़ेकर के इस बयान पर बाबरी मस्जिद के फरीक रहे इकबाल अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, नेताओं का बयान जो है ये जो है इस तरीके से चलता रहता है। लोग सोचते नहीं कि जो कुछ जो है हो चुका है उसको याद ना दिलाया जाए, क्योंकि पुरानी बातों को जब लोग याद दिलाते हैं तो जनता भड़कती है। तो भड़काने का काम नेताओं को चाहिए कि बिल्कुल ना करें और हिंदू और मुस्लिम की एकता की बात करें, हमें चाहते हैं, क्योंकि पुरानी बात दोहराने से एक दूसरे के मन में जो है खटास पैदा होती है। नेताओं को चाहिए अपने जबान पे कंट्रोल रखें। प्रकाश जावड़ेकर ने गलत किया इस चीज़ को बोल करके ऐसे वक्त। देखिए, जो कुछ भी हमने सुना, जो हमने देखा, ये सच्चाई यही है कि पुरानी बातों को दोहराना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि नेताओं को चाहिए कि जो कुछ भी हुआ उसको भूल करके और हिंदू और मुस्लिम की एकता की बात करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत की सुरक्षा और भारतीय सेना पर दिए गए बयानों को लेकर फिर एक बार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सोमवार को उन्होंने फिर कहा कि चीन भारतीय क्षेत्र में कब्जा करता जा रहा है। इसे लेकर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी बार बार सेना का अपमान कर रहे हैं, क्यों ना उन्हें ही सीमा पर माइनस तापमान में खड़ा कर दिया जाए। अनिल विज ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी सीमाओं की रक्षा करने के लिए बार बार सेना का अपमान कर रहे हैं और बहुत सारा ज्ञान भी बांट रहे हैं, क्यों न राहुल गांधी को ही सीमा पर माइनस तापमान में खड़ा कर दिया जाए। सीमा पार के दुश्मन का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी को एक दिन में ही सारे ज्ञान का पता लग जाएगा। बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में भारतीय सेना को लेकर कई ऐसे बयान दिए हैं जिनसे केवल सरकार ही नहीं बल्कि तमाम वरिष्ठ सैनिकों ने भी नाराजगी जताई है। राहुल ने कहा था कि अगर भारत के मजदूर, किसान और बुनकर मजबूत संरक्षित होते और उन्हें अवसर दिया जाता तो चीन के पास भारतीय क्षेत्र के अंदर कदम रखने की हिम्मत कभी नहीं होती। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायतों की भुगतान व्यवस्था को पहले की तरह बैंकों के माध्यम से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। पीडी खाते के फैसले पर रोक के बाद सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। आभार के साथ साथ सरपंचों ने सीएम से दूसरी मांग पूरी करने की गुजारिश भी की है। अशोक जी गहलोत साहब का सिरोही सरपंच संघ की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आप श्रीमान ने गहन विचार विमर्श के पश्चात पीडी अकाउंट में जो धनराशि ग्राम पंचायतों की जमा करने का पहले जो डिसीजन लिया था उसको पुख्त विचारणा के बाद में उसमें सुधार करके वापस पुरानी ही बैंकों में धनराशि को जमा करने का जो वापस आपने डिसीजन लिया है उसके लिए सरपंच संघ आपका तहे दिल से आभारी है और आपका आभार व्यक्त करता है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को मतदान और वोटर के रूप में उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है ताकि वे अच्छे से अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सकें। आज के दिन देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को वोट देने के बहुमूल्य अधिकार का हमेशा सम्मान करने को कहा है। यह एक सरल अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोगों ने मतदान का अधिकार पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि अक्सर लोगों को उन उपलब्धियों के मूल्य का एहसास नहीं होता है जो उन्हें आसानी से मिल जाती है। देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करने वाले भारत निर्वाचन आयोग के 72वें स्थापना दिवस पर मैं सभी पुरस्कार विजेताओं एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। चुनाव प्रक्रिया की सफलता का आधार हमारे जागरूक मतदाता हैं। सभी मतदाताओं को जागरूक बनाने
और मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आज 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं सभी मतदाताओं को, विशेषकर हमारे उन युवा मतदाताओं को बधाई देता हूं जिन्हें पहली बार मतदान का। देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय संविधान के मुताबिक जनता ही इस अनूठे लोकतंत्र की बुनियाद है, जहां सरकार को जनता चुनती है, जिसे 5 साल में एक बार केंद्र और राज्य सरकार चुनने का सीधा अधिकार है। आज उसी जनता का दिन है। वहीं जिसे लेकर कांग्रेस दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ट्वीट किया और शुभकामनाएं दी। दीपेंद्र ने कहा, प्रजातंत्र में आपके वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत भी है और जिम्मेदारी भी। आपके हर एक वोट से लोकतंत्र की नींव और अधिक मजबूत होती है। लोकतंत्र के सशक्त स्तंभ के तौर पर मतदाता बने, मतदान जरूर करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर के प्रवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत चित्रकूट विधानसभा के बड़े किलेपाल से की। यहां मुख्यमंत्री ने आम सभा में सम्मिलित हुए। साथ ही बस्तर जिले की 150 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर सौगात दी। मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत भी मुख्यमंत्री ने इस दौरान की। बस्तानार ब्लॉक के बड़े किलेपाल में आयोजित आम सभा स्थल पर 150 करोड़ 46 लाख के 50 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। बस्तर में 150 करोड़ की लागत से भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ और बड़ी उपलब्धि ये रही कि जगदलपुर में ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत हमने की है। बड़ी उपलब्धि बस्तर के विकास के लिए लगातार जहाँ लघु उपज की खरीदी और वैलिडेशन का काम और उसके लिए जो प्लांट लगाने हैं उसके भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट से पट्टा देने की बात हो, चाहे उनको अधिकार देने की बात हो, तो सारे कार्य किए जा रहे हैं जिससे यहाँ के बस्तर के निवासियों की आय में वृद्धि हुई और उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए सारे प्रयास किए। छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया ने प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। भेंडिया 26 जनवरी को रायगढ़ में सुबह 9 बजे गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में शामिल होंगी और ध्वजारोहण करेंगी। ध्वजारोहण के बाद भेंडिया मुख्यमंत्री के जनता के नाम संदेश को बताएंगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आज देश का जवान दूर सरहद पर डटा है। आज देश का किसान राजधानी की सरहद पर डटा है। लाठी, पानी, आंसू गैस खाकर भी ये थके नहीं हैं, उबे नहीं हैं, उकताए नहीं हैं अब तक। जमीन नहीं है पर जमीर है। देश के अन्नदाता का आजादी का ये नया आंदोलन है। सोचिए, अगर ये किसान चरमपंथी होते तो इनके हाथों में बर्तन नहीं बंदूक होती। डेडलॉक से
डायलॉग की नई तारीख तक, जमीन के सच और सियासत के खेल तक, ट्रैक्टर परेड की हर एक तस्वीर के लिए देखिए अन्नदाता की हुंकार, सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रभा दुबे ने रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में दुर्ग संभाग के बाल कल्याण समितियों के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की परिचयात्मक समीक्षा बैठक ली। बैठक में दुबे ने कहा कि बच्चों से संबंधित मामलों की जांच करते समय संवेदनशीलता और सतर्कता से कार्य लें। लैंगिक अपराधों से पीड़ित बच्चों के माता पिता को मनोवैज्ञानिक परामर्श अवश्य दिया जाए। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की तरफ से आज पंजाब भवन में 11वें राष्ट्रीय वोटर दिवस के मौके पर वर्चुअल समारोह करवाया गया। इस बार कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय वोटर दिवस भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक ऑनलाइन मनाया गया। इस साल के राष्ट्रीय वोटर दिवस का विषय अपने वोटरों को समर्थ, जागरूक, सुरक्षित और चेतन बनाना है। इसका मकसद मतदान के दौरान वोटर्स की सक्रिय और उत्साहपूर्ण भागीदारी को यकीनी बनाना है। यह कोविड-19 महामारी के दौरान सुरक्षित ढंग से मतदान कराने के प्रति चुनाव आयोग की वचनबद्धता पर भी केंद्रित है। 11वें राष्ट्रीय वोटर दिवस पर भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से EEPIC प्रोग्राम की शुरुआत की गई। अब वोटर्स अपने रजिस्टर्ड मोबाइल और डिजिटल वोटर कार्ड को देख और प्रिंट कर सकते हैं। इसकी औपचारिक शुरुआत आज भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से देश भर में की गई है। वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सोमवार को 11वें राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से सभी उपायुक्त, जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी और विभाग से संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर स्वीप के तहत प्रचार सामग्री का विमोचन भी किया गया। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज का दिन 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और भारत के संविधान का अंगीकरण होना 26 जनवरी को 1950 को और उससे एक दिन पहले चुनाव आयोग की स्थापना होना इस बात को इंगित करता है कि चुनाव का कार्य कितना पुनीत है, कितना महत्वपूर्ण है और ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन हमारे देश की डेमोक्रेसी की आधारशिला है। इसके ऊपर ही और मैं समझता हूँ कि पूरे
विश्व के विभिन्न देशों में भारत एक अग्रणी देश है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया जाना है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ध्वजारोहण करेंगे, जिसे लेकर जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों ने इंदिरा गांधी स्टेडियम का दौरा किया। चित्तौड़गढ़ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही आयोजित होगा, जहां पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना सवेरे ध्वजारोहण करेंगे। हालांकि कोरोना के चलते कार्यक्रमों को छोटा रखा गया है। देखिए, कल गणतंत्र दिवस है और बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय हैं आंजना साहब, वो मुख्य अतिथि होंगे, झंडारोहण करेंगे और बाकी पूरी व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां माकूल हैं जी। प्रिकॉशंस क्या क्या रखने वाले कि कोविड का भी चल रहा है, कोविड को लेकर के जो सारी प्रिकॉशंस हम रख रहे हैं। देखिए, एक तो बच्चों को नहीं बुला रहे हैं, राज्य सरकार के भी निर्देश हैं। जो हर बार पुरस्कार वितरण होता है वो भी राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्थगित रखा गया है। और यहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी यहाँ पे, आप इसमें जो भी आएंगे उनको थर्मल स्कैनिंग होगी, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। और जो भी आने वाले जितने भी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं उन सबसे मैं अपील करना चाहूँगा कि वो कोविड संबंधी जो भी प्रोटोकॉल है उसकी पालना करें, मास्क पहन करके आएँ और यहाँ जो भी व्यवस्था की उसमें सहयोग प्रदान करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कार्यक्रम में शामिल हों। दिल्ली एनसीआर में लोगों को मैजिक पेन के जरिए ठगी का शिकार बनाने वाले मैजिक पेन गैंग के 4 सदस्यों को फरीदाबाद की साइबर क्राइम की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 3.5 लाख रुपए और कुछ मोबाइल फोन सहित मैजिक पेन बरामद किया गया है। आरोपियों ने पूरे एनसीआर में अब तक लगभग 40 लोगों को अपना शिकार बनाकर 1 करोड़ की ठगी की है। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों को रिमांड पर लेकर और खुलासे के लिए पूछताछ कर रही है। इसमें हमारी जो साइबर पुलिस स्टेशन की टीम है, इंस्पेक्टर बसंत हैं, एसए राजेश, एसए नरेंद्र, हेड कांस्टेबल दिनेश, इन्होंने गैंग को जो है पकड़ा है। ये लोग गाड़ी की सर्विसिंग को एक्सटेंड कराने के बहाने लोगों तक पहुंचते थे, उनसे मोबाइल डिटेल्स लेते थे, चेक पे साइन करवाते थे, बाद में चेक पे जो अमाउंट है वो मिटा के और ज़्यादा पैसा बैंक से निकालते थे। तो ऐसा कई लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉड किया है। उसी संबंध में ये परिश्रम। कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? इसमें 4 लोग हैं जो गिरफ्तार। बरामदगी क्या अभी 3.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। उनके वोटर आईडी कार्ड, आधार और जो मैजिक पेन है। सर, मैजिक पेन वाली वारदातें पहले भी कई बार हो चुकी है, इसको रोकने के लिए सर कोई कड़े कदम उठाने चाहिए। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस लोगों के बीच में, क्योंकि जो साइबर फ्रॉड है उसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है कि आप जितना अवेयर रहेंगे उतना आप इससे बच पाएंगे। कितनी वारदातों का नाम दे चुके हैं और कहाँ कितने का चूना लगाया था उन्होंने? अभी देखिए 3 तो यहाँ की हमारी वारदातों का पता चल गया है और 40 से ऊपर ये कर चुके हैं वारदात, और लगभग 1 करोड़ के आसपास है जो हमारा अंदाजा है इसमें। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे एनसीआर है या ऑल ओवर इंडिया? मेजर तो दिल्ली एनसीआर। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सोमवार को झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लिया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसानों के आंदोलन को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान हित में काम कर रहे हैं। यह आंदोलन जिन लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए था, उनके हाथों में चला गया है। यदि कोई समस्या है तो बात करो, उसका निस्तारण किया जाएगा। कुछ दिनों के लिए स्थगित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वह जिद पकड़ लिए हैं, जिसका मतलब है कि इस आंदोलन को कोई और लीड कर रहा है। किसान लीड नहीं कर रहा, इसको लीड करने वाला कोई और नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दल हैं। वह नहीं चाहते हैं कि आंदोलन समाप्त हो। वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि प्रदेश में आज कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है। पहले जो लोग AK-47 लेकर घुमा करते थे, आज उन पर योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि गुंडागर्दी भी जो AK-47 लेकर सड़कों पर लोग घुमा करते थे, आज योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है और राज्य को छोड़कर बाहर कुछ लोग भागे हुए। इसलिए कुल मिलाकर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी मुख्यमंत्रियों से, अधिकांश मुख्यमंत्रियों से जो सर्वे भी आज तक आया है, उसमें आदरणीय योगी जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। इसलिए प्रदेश के तरफ से, संगठन की तरफ से उनको बधाई देता हूं। आदरणीय मोदी जी भी, कई प्रधानमंत्रियों में जो सर्वे हुआ है
उस सर्वे में आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता सबसे हाई है, इसलिए संपूर्ण जनता, देशवासी आदरणीय मोदी जी के साथ खड़े हैं, राज्य के लोग योगी जी के साथ खड़े हैं। किसान आंदोलन महाराष्ट्र पहुंच गया भाई साहब आज, शरद पवार एक देखिए, रैली को किसान आंदोलन में आप स्वयं किसान नीति पढ़ लो, और किसानों के लिए जो केंद्र में माननीय मोदी सरकार किया है और आगे भी कर रहा है, मतलब तैयार भी है कि आप बात करो, आप बात भी नहीं करना चाहते इशू पर। ये आंदोलन जिन लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए, उन लोगों के हाथ में आंदोलन जा चुका है। किसानों के हित की उसमें कोई विषय हो तो आप बताओ। मैं कह रहा हूँ मंडी ख़त्म मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसान स्वतंत्र है कि अपना गल्ला कहाँ बेचेगा। एमएसपी मैं कर रहा हूँ, ख़त्म करूँगा नहीं, एमएसपी मैं बढ़ा रहा हूँ, और मोदी जी के आने के बाद एमएसपी बढ़ी। सबसे क्रय केंद्र मैं कर रहा हूँ, सभी पर लागू है। गन्ना किसानों का भुगतान मैं सबसे अधिक कर रहा हूँ, 1 लाख करोड़। तो यानी कि सभी जगह मैं कर रहा हूँ, और फिर भी तैयार हूँ, आप बात करो, लगता है कोई समस्या है तो उसको निस्तारण करेंगे। यूपी के मथुरा के राया में किसानों द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने के लिए एसआर पेट्रोल पंप पर किसानों ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में आसपास देहात क्षेत्रों से भारी संख्या में किसानों ने भाग लिया। बैठक में आरएलडी नेता ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए कृषि विरोधी काला कानून को लेकर 26 जनवरी को राया क्षेत्र से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली पहुंचकर रैली को सफल बनाएंगे। किसान देश का अन्नदाता है, किसानों का कोई दल नहीं होता। बिग बॉस कन्नड़ के सीजन 3 में नजर आई एक्ट्रेस जयश्री रमैया का निधन हो गया है। सोमवार 25 जनवरी को जयश्री को बेंगलुरु स्थित एक ओल्ड एज होम और रिहेबिलिटेशन सेंटर में मृत पाया गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि जयश्री ने आत्महत्या की है। खबर है कि जयश्री रमैया कई सालों से डिप्रेशन का शिकार थी और सोशल मीडिया पर उन्होंने इस बात का इशारा भी किया था वह छोड़ना चाहती हैं। बता दें कि जुलाई 2020 में जयश्री ने अपने फेसबुक पेज से लाइव वीडियो शेयर कर मौत की भीख मांगी थी। हालांकि बाद में उन्हें बिग बॉस कन्नड़ के होस्ट किच्चा सुदीप ने बचाया था। जयश्री अपने वीडियो में कहती नजर आई थी कि मैं क्विट कर रही हूं, दुनिया और डिप्रेशन को अलविदा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ये सब पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रही हूं, मैं सुदीप सर से आर्थिक मदद भी नहीं चाहती हूं, मैं मरना चाह रही हूं क्योंकि मैं अपने डिप्रेशन से लड़ नहीं पा रही। ग्यारहवें राष्ट्रीय वोटर दिवस के मौके पर पंजाब के मानसा में सेमिनार का आयोजन किया गया। मानसा के डिप्टी कमिश्नर मोहिंदर पाल ने बताया कि हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय वोटर दिवस मनाया जाता है और उसी तरह आज भी राष्ट्रीय वोटर दिवस मनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य वोटर्स को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकेगा जब उस देश का हर वोटर जागरूक होगा। उन्होंने बताया कि आज हमने एक जागरूकता वैन को भी रवाना किया है जो पूरा दिन शहर में कई जगहों पर लोगों को अपने वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करेगी। पच्चीस जनवरी हर साल असी नैशनल वोटर डे मनाया जाता है। उस तरह ही अज असी नैशनल वोटर डे मनाया गया जिसका मेन उद्देश्य है कि वोटर ਨੂੰ अवेयर करना। साडा जिहड़ा कंट्री है ਸਾਨੂੰ दुनिया का सब तो वड्डा डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी तां ही स्ट्रोंग हो सकती है जेकर ਉਹਦਾ वोटर जिहड़ा अवेयर। नंगल नगर कौंसिल के चुनाव का बिगुल बजते ही सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। उसी कड़ी के तहत आज शिरोमणि अकाली दल के डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठजोड़ टूटने के बाद यह पहली बार हुआ है कि शिरोमणि अकाली दल किसी चुनाव में हिस्सा ले रहा है। कमेटी की चोण हो जारी है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਹੈ 9 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 10 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ son of ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਪਨਾ ਰਾਣੀ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान एक ट्रैक्टर परेड का भी आयोजन करने वाले हैं। इसी कड़ी में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गुरनाम जी, जिस तरीके से कल की 26 जनवरी की परेड यहाँ पर दिल्ली में करने वाले हैं वो बड़ी ऐतिहासिक रहने वाली है, उसके लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं? देखिए, हम संदेश ये देना चाहते हैं कि सभी लोग इसमें शांति बनाए रखें और किसी को कोई उपद्रवी किसी तरह का या कोई गलत काम करने वाला नजर आए, क्योंकि हमने आंदोलन को ख़राब नहीं करना है। हमारे जितने भाई भी आए हैं वो सभी सेवादार हैं, सभी इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए आए हैं। कमियाँ रहती हैं, मजबूरी है कि जब 100 संगठन इकट्ठे हैं तो 100 की बात मान के भी चलना पड़ता है। अब ये नहीं है कि उसमें अगर 2 आदमियों की राय है तो वो कहीं अलग उसके कुछ कर लें। इसलिए मैं बेनती करना चाहूँगा अपने सभी साथियों से जो भी आए हैं, हमारे हरियाणा के, पंजाब के, जहाँ के भी आए हैं, कि सबको अनुशासित रहना चाहिए, बात माननी चाहिए। और जो 1 तारीख का प्रोग्राम है, 1 फरवरी को जो संसद कूच का प्रोग्राम है वो जो है एक ऐतिहासिक प्रोग्राम, इससे भी अच्छा उसका दबाव बनेगा। जी, एक बड़ा सवाल ये, क्योंकि आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में सरकार के नाक में किसानों ने दम किया हुआ है, क्योंकि 2 बार खुद मुख्यमंत्री का भी विरोध हो चुका है। तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि 26 जनवरी को अगर कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री झंडा फहराना चाहता है तो कोई भी विरोध ना हो? नहीं, 26 जनवरी के लिए तो हमने सबसे अपील की थी कि 26 जनवरी राष्ट्रीय त्यौहार है। 26 जनवरी के लिए अगर कोई जो नेता झंडा फहराने के लिए आता उसका विरोध ना किया जाए। 26 जनवरी की तो हमने छूट दी थी। और या कोई बहुत धार्मिक प्रोग्राम कोई बहुत धार्मिक प्रोग्राम है, धार्मिक प्रोग्राम में कोई नेता आता है उसको भी जो है वो ख़राब ना किया जाए। लेकिन जो इनके राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं वो हम कहीं नहीं करने देंगे। वो सभी जगह हमारा सब भाइयों से अपील है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, राजनीतिक प्रोग्राम किसी को ना करने दें। एक और अहम सवाल, 1 तारीख की आपने बात की, 1 फरवरी को जब बजट पेश हो रहा होगा तो आप संसद की तरफ कूच करेंगे, क्या उसकी अनुमति मिल गई पुलिस की तरफ से? अरे, आंदोलन करने की अनुमति कौन देता है? अनुमति तो दिल्ली में आने की कौन सा दे दी थी इन्होंने, संसद में जाने की क्या देंगे? ऐसे ही घुसेंगे। तो जबरदस्ती, क्योंकि ट्रैक्टर परेड के लिए लगातार पुलिस के साथ मंथन चल रहा है। अगर हम ये कहते हैं कि ट्रैक्टर परेड में धक्के से नहीं घुसेंगे तो क्या परमिशन देते हैं ये लोग? तभी दी ना के आएंगे तो यह हटना तो इन्होंने है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो कल ट्रैक्टर परेड करने के लिए जाएंगे आगे की तरफ तो वो वहीं रुक जाएंगे? नहीं, ऐसा हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो इन्होंने साफ तौर पर ये जानकारी दी है कि 1 फरवरी को जो बजट के लिए जो मार्च किया जाएगा, जो पैदल मार्च किया जाएगा, उसमें किसान बड़ी संख्या में जाएंगे और वो ट्रैक्टर परेड से भी ज़्यादा ऐतिहासिक रहने वाली है। तो वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से ये सभी कार्यक्रम हो, इस बात की अपील लगातार किसानों से की जा रही है। लेकिन अगर पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो ज़बरदस्ती ये सभी बैरिकेड्स उखाड़ते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे, इस तरीके की बात जो है वो कहते हुए नजर आए। लेकिन खासतौर पर अहम बात यह है, क्योंकि हरियाणा में अभी तक ये एक अफवाह थी या फिर ये कह लीजिए कि ये बात चल रही थी, या तमाम नेताओं की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि सरकार के किसी भी मंत्री, विधायक या मुख्यमंत्री को झंडा जो है वो फहराने नहीं देंगे, तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अधिकारी ही तिरंगा फहरा सकेंगे। उसको साफ करते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी को भी धार्मिक काम या फिर राष्ट्रीय प्रोग्राम जो होते हैं उसमें शामिल होने से मनाही नहीं है। अगर कोई राजनीतिक अपना प्रोग्राम करना चाहता है, कोई जो सरकार से जुड़े हुए नेता हैं, तो उनका विरोध जो है वो लगातार किया जाएगा। ANB न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनदीप के साथ मैं हितेंद्र, सिंघू बॉर्डर, ANB न्यूज़। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में निगम के जल घर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और DC यशपाल यादव मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र को सर्वांगीण चहुमुखी विकास के लिए प्रदेश में एक मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए वे स्वयं विकास कार्यों की समीक्षा समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठक करके अधिकारियों से जवाबदेही तलब कर रहे हैं।
वहीं कार्यक्रम के दौरान मंत्री मूलचंद शर्मा ने नगर निगम को 2 ट्रैक्टर भी भेंट किए। है जो दूसरी सुविधा उनकी आज हमने इनको निगम से मिला है और पवन हॉस्पिटल वालों ने भी एक ट्रैक्टर दिया है। जो वार्ड में जो कमियां थी कहीं साफ की, सफाई की, कहीं सेफ्टी टैंकर की, तो उससे क्या है कि लोगों को लाभ है, कहीं सीवर जाम है, कहीं से कूड़ा उठाना है। इस तरह से आज उसका उद्घाटन वार्ड नंबर 1 में हमने करा। कितने ट्रैक्टर जो है इसमें काम करेंगे और जिस तरीके से क्योंकि पहले ही सरकार ने ऐसा कर रखा है, सीवर बनाए हुए हैं सभी जगह, तो क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा लोगों को इससे? नहीं, फ़ायदा होगा। ट्रैक्टर है, कहीं कूड़ा है, कहीं दूसरा कहीं से मलबा उठाना है, कोई पानी के टैंकर पहुंचाना है, कहीं साफ सफाई करनी है, उससे ट्रैक्टर पहले था नहीं इस वार्ड में। इस वार्ड में लोगों को लाग के इमरजेंसी है जो बक्के जाकर ट्रैक्टर से साफ सफाई कर सकते हैं। कहीं पानी है, पानी निकालना है, ले जाना है, सप्लाई करनी है, उससे लोगों को लाभ मिलेगा। 2 ट्रैक्टर के पवन वालों ने दिया है, बाकी निगम ने दिए हैं। इससे आज पंजाब के पटियाला में जहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब सरकार के द्वारा करवाए गए एक कार्यक्रम में शामिल हुए, वहीं उसी कार्यक्रम के बाहर आम आदमी पार्टी जिला पटियाला की समूची टीम की तरफ से सीएम को काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि उससे पहले ही पटियाला सिविल पुलिस लाइन की तरफ से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कार्यक्रम स्थल के बाहर निकले तो आप कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हरियाणा के नारनौल में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पाने वालों परिवार पहचान पत्र की जानकारी देना अब जरूरी होगा, जिसके लिए समाज कल्याण विभाग ने कमर कस ली है। जिले भर में सक्षम युवाओं की टीम घर घर जाकर लोगों को प्रेरित कर रही है। वहीं नांगल चौधरी दौरे के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि जिले में बुजुर्गों के साथ साथ लाडली, दिव्यांग और विडो की पेंशन लाभार्थियों को अपरिवार पहचान की आईडी देना जरूरी होगा, जिसमें लगभग 35,000 लाभार्थी अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक परिवार पहचान की आईडी जमा ही नहीं करवाई है। उनकी पेंशन पर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए जिले में घर घर सक्षम युवाओं की टीम की ड्यूटी लगाई गई है। फिर भी कोई अगर लापरवाही करता है तो विभाग आगामी कार्रवाई करने को मजबूर होगा। हमारे ज़िले में जो पेंशन लाभार्थी हैं वो कुल 1,19,000 हैं। 35,000 अभी हमारे ऐसे पेंशन लाभार्थी बचते हैं जिन्होंने अपनी फैमिली आईडी या तो बनवाई नहीं है या जिन्होंने बनवा ली तो उन्होंने अपडेट नहीं करवाई है। तो मैं सभी हमारे जो पेंशन लाभार्थी जिनकी फैमिली आईडी नहीं बनी है उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जिन्होंने अपनी फैमिली आईडी नहीं बनवाई है वो अपनी फैमिली आईडी बनवा लें, और जिन्होंने फैमिली आईडी बनवा ली है और अभी तक अपडेट नहीं करवाई है वो अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करवा लें। और मैं यहाँ विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि हमने इसके लिए जो सक्षम युवाओं की गांव स्तर पर जो है उनकी ड्यूटियाँ लगाई हैं कि वो गांव-गांव में घर घर जा कर के संपर्क कर रहे हैं। जिन भी लोगों के पास फैमिली आईडी अभी नहीं बनी है वो उनके नज़दीक जो CHC सेंटर या तो गांव में ही है या गांव के बगल के गांव में है, CHC सेंटर पे जाकर के अपनी फैमिली आईडी बनवा लें, और अगर फैमिली आईडी पहले से बनी हुई है तो उसे अपडेट। बालिका दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जिलाधिकारी श्रीचंद विजय और SSP अजय कुमार ने एक दिन के लिए छात्राओं को अधिकारी बनाया। कानून व्यवस्था और पीड़ितों के निस्तारण के लिए एक दिन का पद सौंपा। एक दिन की जिलाधिकारी बनी छात्रा कल्पना यादव और SSP श्रुति यादव ने सीट पर बैठने के बाद पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान घरेलू हिंसा से लेकर छेड़छाड़ जैसी समस्या सामने आई। साथ ही निस्तारण के लिए संबंधित पुलिस और विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं एक दिन के अधिकारी बनी छात्राओं ने महिलाओं और लड़कियों को मुश्किलों से डर कर नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करने का पैगाम दिया। ताकि मुझे भी, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं जो हम बोल नहीं पाते हैं, और आज मैं वो बातें खुद ही सॉल्व करूँगी। मैं जो समस्याएं सुनती हूँ उन्हें सॉल्व करूँगी, तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। और मैं लड़कियों को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि वो बस कमज़ोर ना बने, किसी से डरे ना, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। लड़के हैं वहीं की लड़कियाँ हैं, तो इसमें बहुत सी बेटियाँ ऐसी हैं जो अपने खुलकर बोल नहीं पाती हैं। मैं बस उनसे कहना चाहूँगी
खुलकर बोलें, अपनी परेशानी सबके सामने रखें और अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि ये सब लोग ही जानते हैं कि बेटों से आगे हैं बेटियां। और इसीलिए मैं चाहूँगी कि बेटियां, ये कहावत भी नहीं है और मैं जानती भी हूँ कि ऐसा भी है, तो और भी। कल्पना जकारा की निवासी है, उन्होंने 12वीं के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर प्राप्त किए थे, 12वीं के टॉपर हैं, बहुत ही होनहार छात्रा हैं और उन्होंने आज यहाँ पर एक दिन के लिए जिलाधिकारी का कार्यभार यहाँ पर संभाला है और जिलाधिकारी के रूप में वो जनता की समस्याओं को सुनने के साथ साथ हमारे कर्मचारियों अधिकारियों के साथ साथ उन्होंने बात भी की है और देश में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस चीज़ का हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं, सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है और जो मातृत्व शक्ति महिला शक्ति उस चीज़ को लेके हमारी जो फीमेल हैं उनको सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी दशा उसको देखते हुए आज यहाँ पर कल्पना जो हमारी 12वीं की टॉपर है उसको डीएम के रूप में आज एक दिन का काम संभालने का। अंबाला में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर अंबाला पुलिस ने पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। किसी तरह की रुकावट न आए, इसको लेकर भी अंबाला पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मौके पर अंबाला में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शिरकत करने वाले हैं। वहीं अंबाला पुलिस का दावा है कि इस बार कड़े कदम उठाए गए हैं, जिसमें खुफिया विभाग से लेकर ट्रैफिक पुलिस तक को अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस को आशंका है कि किसान आंदोलन के चलते कुछ शरारती तत्व फायदा उठा सकते हैं, जिस पर पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी हुई है। ये तो जैसे आप हर साल ही देखते हो, सुरक्षा के इंतजाम तो हर साल ही किए जाते हैं। आपकी बार भी उसी हिसाब से है, लेकिन कुछ स्पेशल देखते हुए अलग से अब की बार ज़्यादा फोर्स हमने इसके देखते हुए लगाई दी है, क्योंकि किसानों का जैसे आपको पता ही है आंदोलन है, उसमें कुछ शरारती तत्व बीच में आ सकते हैं, उस पर भी कड़ी निगरानी है। इस प्रकार ट्रैफिक व्यवस्था और इस प्रकार के जो हमारा खुफिया विभाग सारा सतर्क है और ड्यूटी अलग से लगाई है। सर चौक पर और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।